हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। और क्यों हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, निश्चित तौर पर आपने खबरों में सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए कैंपस का उद्घाटन किया है। हम सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण धरोहर के तौर पर जाना जाता है और आज के समय में यदि हम देखें तो इसकी जो विख्यात स्थिति है वह समाप्त हो चुकी है। खंडहर के तौर पर इसे हम लोग देखते हैं। लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं कि भाई चलो नालंदा के खंडहर को हम लोग एक बार देख लेते हैं, लेकिन इस खंडहर को फिर से रिजुवनेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी मद्देनजर ये चर्चा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा करवाया गया, इसका अतीत क्या है और इसके बनने, बिखरने और फिर से बसने के संदर्भ में क्या कहानी चलती है, इसके बारे में हम लोग आज की चर्चा में बहुत विस्तार से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की ये कक्षा आपके लिए बहुत अधिक इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही मैं आज की कक्षा के द्वारा आपको ये भी बताऊंगा, समझाऊंगा कि साहब केवल ऐसा नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय ही भारत के या फिर प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता था। इनफैक्ट कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय भारत के कोने कोने में उस समय विख्यात तौर पर काम कर रहे थे। प्राचीन भारत के इतिहास को यदि हम खंगालें तो उस समय इनके बारे में जानकारी मिलती है और इनसे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा और साहित्य को लेकर के, दर्शन को लेकर के विद्वानों के बीच में जिस तरीके से एक उत्सुकता जानी जाती थी, देखी जाती थी, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ थी। और इसी कारण से कहीं ना कहीं भारत अपने आप को एक विश्व गुरु की श्रेणी में मानता था, जानता था। आज की इस चर्चा में हम लोग इसी इतिहास को थोड़ा खंगालेंगे, समझेंगे कि आखिर जिस नालंदा की बात की जा रही है, जिस नालंदा के विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग किताबों में पढ़ते रहते हैं, क्या उस नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विद्वान हुए? तो हाँ, निश्चित तौर पर हुए हैं। कौन कौन ऐसे महत्वपूर्ण विद्वान हुए जिनके बारे में नाम सुनकर ही शरीर में रोंगटे खड़े होने लगते हैं? इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे और इनके बारे में और जो महत्वपूर्ण गतिविधियां रही हैं इनको एक एक करके टटोलेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत अधिक हम लोग इसमें विस्तार से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। सामने आप पैनल पर वह तस्वीर देख रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। यहाँ पर इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के राज्यपाल महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय और तमाम जो अधिकारीगण थे इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। अब हम लोग इस चर्चा की शुरुआत उस आधार से करते हैं जिसका नाम है नालंदा। दोस्तों, आज की इस चर्चा में मैं आपको पहले ही एक बात और बता दूं कि नालंदा मेरा पैटर्नल डिस्ट्रिक्ट है ना। मेरा जो पैतृक जिला है वो नालंदा ही है। होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कहूँगा, होम डिस्ट्रिक्ट तो खैर पटना है, लेकिन नालंदा मेरा पैतृक जिला है। इसलिए इसके बारे में चर्चा करते हुए मुझे एक अलग ही रोमांच जैसी अनुभूति हो रही है। खैर, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जब हम लोग आगे बात करते हैं तो निश्चित तौर पर नालंदा नाम सबसे पहले आपको जेहन में आना चाहिए कि नालंदा का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं और उन आधारों पर हम लोग इसके बारे में कुछ एक आकलन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां एक तरफ ये कहा गया है कि नालंदा बना है ना आलम दा से। ना आलम दा का मतलब होता है कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के दान करना। तो कहीं दूसरी तरफ जो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है कि नहीं साहब, ये बना है नल दा से। नल का मतलब होता है कमल और दा का मतलब कमल का डंठल, यानी कि कमल का डंठल को ये दर्शा रहा है। प्रतीकात्मक तौर पर यदि हम कहें तो जो कमल है वह ज्ञान का प्रतीक है और ये जो नालंदा है ये ज्ञान का महत्वपूर्ण स्मारक के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हीरानंद शास्त्री नाम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने ऐसी व्याख्या की है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो वेनसांग, इत्सिंग जैसे महत्वपूर्ण चीनी यात्री भारत में आए तो उन्होंने कहा कि
जो नालंदा है कहीं ना कहीं इसके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी आम के वन से या फिर आम का जो बागीचा था वहां पर उस इर्द गिर्द वाले क्षेत्र में वहां पर एक तालाब जैसी स्थिति थी और उसी तालाब में एक सर्प देवता रहते थे, नाग देवता रहते थे, उन्हीं के नाम से इसका नाम नालंदा पड़ा है। तो विभिन्न तरीके की जो विचारधाराएं हैं, मंतव्य हैं, इसके नाम को लेकर के हमें मिलती हैं। तो एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि अच्छा ये सारी विचारधाराएं यहां पर दिखती हैं। इसके अलावा हम इस चर्चा के माध्यम से जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के बनने, इसके बिखरने और फिर से इसके संवरने की कहानी को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि आखिर इस विश्वविद्यालय का जो आरंभ है वो कैसे होता है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और गुप्त साम्राज्य के ही महत्वपूर्ण राजधानी है पाटलिपुत्र। इसके अंतर्गत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा होते हैं जिनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। ध्यान से समझिएगा, जो ये कुमारगुप्त प्रथम है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन संभालते हैं। कुमारगुप्त प्रथम को शक्रादित्य के नाम से और महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बातें मैं बोलता चला जाऊंगा, आप उसको चाहे तो पेज पर नोट कर लिया कीजिएगा, है ना। कुछ बातें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, कुछ मैं बातें बोलता चला जाऊंगा। तो जो कुमारगुप्त साहब हैं, ये कुमारगुप्त प्रथम के तौर पर जाने जाते हैं और किस वंश से जुड़े हुए भैया, तो गुप्त वंश से। और गुप्त वंश की राजधानी प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र में थी। इनकी एक दूसरी राजधानी उज्जैन में भी थी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, लेकिन जो महत्वपूर्ण राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी। अब जाहिरन तौर पर जब पाटलिपुत्र में राजधानी थी, यानी कि पटना, आज का जो पटना है, वहां पर इनकी राजधानी थी, तो उससे कुछ ही दूर पर नालंदा है। लगभग 45-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गेटिंग इट? तो वहीं पर कुमारगुप्त प्रथम ने एक महाविहार का निर्माण करवाया। ध्यान से समझिएगा, महाविहार, ठीक है जी, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और ये जो महाविहार है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि यह महाविहार विभिन्न विषयों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर उभरा। गेटिंग इट? यदि हम इसकी संरचना के बारे में बात करें कि भाई इसकी संरचना कैसी थी, तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व के पहले महत्वपूर्ण वृहद या बड़े आकार के आवासीय विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता था, है ना। उनमें से एक था ये। यहां तक कि जो ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, उसका भी निर्माण इसके निर्माण से लगभग 450 या 500 वर्ष बाद हुआ था। गेटिंग इट? तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी संरचना के संदर्भ में यहां तक जानकारी मिलती है कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज या धर्मगुंज के नाम से जाना जाता था, है ना। और इस धर्मगंज में 3 महत्वपूर्ण भवन थे जिसका नाम था रत्नसागर, रत्नोनिधि और रत्नरंजक। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं। 3 भवन थे इसमें, रत्नसागर, रत्नरंजक, रत्नोनिधि। गेटिंग इट और नॉट? 3 ऐसे महत्वपूर्ण भवन के तौर पर यह लाइब्रेरी जानी जाती थी। 9 मंजिला ये ऊंची लाइब्रेरी थी। ऐसी लाइब्रेरी के बारे में पता चलता है। इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यह जानकारी मिलती है कि साहब 10 छोटे छोटे तालाब बने होते थे। जो भी विद्यार्थी वहां पर रहते थे वो विद्या ग्रहण करने से पहले उन तालाबों में जाते थे, नहाते थे। एक घंटा बजता था और दिन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं, सारी व्यवस्थाएं चलती थी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कैसी महत्वपूर्ण विशेषता इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दिखती है। गेटिंग इट? अच्छा, यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे ह्रास होता है, गिरावट की स्थिति आती है, तो इसके ऊपर भी उसका एक नकारात्मक असर पड़ता है। उस दौरान में एक हूण राजा था मिहिरकुल। मिहिरकुल के बारे में जाना जाता है कि उसके द्वारा
नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा महाविहार के ऊपर आक्रमण भी किया गया था, उससे उसको कुछ नुकसान हुआ भी था। इसके बाद लगभग 8वीं शताब्दी के समय में बंगाल के गौर शासकों के द्वारा भी इस क्षेत्र पर हमला किया गया था। गेटिंग इट? तो ये सी कुछ हमले की स्थिति पहले से भी चली आ रही थी और बाद में तो एक बहुत ही खतरनाक हमला होता है, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन इससे पहले इसके महत्व को और अधिक थोड़ा विस्तार से समझें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शिक्षा के महत्वपूर्ण विषयों में कई सारे जो अध्ययन के विषय माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि बौद्ध दर्शन, जैसे कि गणित, व्याकरण। अब जरा देखें कि शिक्षक गण के स्तर पर कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्वान यहां पर शिक्षा दे रहे थे साहब। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागार्जुन के बारे में आपने सुना है ना, जिन्होंने शून्यवाद जैसे महत्वपूर्ण दर्शन का प्रवर्तन किया है। इनके अलावा आर्यदेव जो कि इनके ही समकालीन हैं, शांतिदेव, ये सभी समकालीन हैं। समकालीन मतलब एक दूसरे के आसपास में ही, बहुत अधिक समय का अंतराल नहीं है इनके बीच में। शांति रक्षित, असंग, वसुबंधु, इनके अलावा शीलभद्र, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट तो आप जानते ही होंगे ना, भारत के जाने माने गणितज्ञ, प्राचीन भारत के जाने माने गणितज्ञ। और इन आर्यभट्ट के बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने भी नालंदा में शिक्षा ग्रहण की है। गेटिंग इट और नॉट? तो समझ रहे हैं ना कितने महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, विभिन्न विषयों के संदर्भ में इन्होंने यहाँ पर रहते हुए शिक्षा ग्रहण की है, शिक्षा दी है विद्यार्थियों को। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस विश्वविद्यालय में जगह जगह से, चीन से, कोरियाई क्षेत्र से, जापान से, इंडोनेशिया से, अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। कहा जाता है कि 10,000 के आसपास विद्यार्थी थे और शिक्षकों की संख्या तो लगभग 2,000 के आसपास थी, जिनमें से महत्वपूर्ण के नाम मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। गेटिंग इट और नॉट? तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो ह्वेनसांग है, जो इत्सिंग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान के तौर पर, बौद्ध यात्री के तौर पर भारत का भ्रमण करते हैं। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग जब भारत आया तो उन्होंने भी नालंदा बौद्ध विहार का भ्रमण किया, मैंने इनके बारे में बताया ही है ना। शीलभद्र के शरण में रह करके उन्होंने बौद्ध दर्शन की शिक्षा ग्रहण की है। इसके अलावा ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग जो है वह जब भारत आया तो वो उसने भी यहाँ पर भ्रमण किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के पहले फाहियान नाम का जो एक महत्वपूर्ण चीनी यात्री है वो भी जब भारत का दौरा करता है, लेकिन उस समय जब उसने भारत का दौरा किया था तो एट दैट टाइम ये जो विश्वविद्यालय था या ये जो महाविहार था वो बना नहीं था, निर्मित नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जब कुमारगुप्त प्रथम ने राजकाज संभाला है गुप्त साम्राज्य का तो उसके समय में ये विश्वविद्यालय बना है। तो जाहिर तौर पर फाहियान के समय में इस महाविहार के बारे में ऐसा पता नहीं चलता है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो बताते हैं कि जो फाहियान है उसने नालंदा का भ्रमण किया था, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं किसी जगह पर चले जाना या फिर उस विश्वविद्यालय का भ्रमण करना, दोनों में तो अंतर है ना। बेशक वो वहां पर भ्रमण किया होगा, गया होगा, लेकिन एट दैट टाइम द यूनिवर्सिटी वाज नॉट प्रेजेंट, है ना। वैसे ही हमें यह भी जानकारी मिलती है दोस्तों कि वर्धमान महावीर और महात्मा बुद्ध ने भी अपने अपने समय में नालंदा के क्षेत्र का भ्रमण किया था। गेटिंग इट और नॉट? जाहिर तौर पर उनके समय में तो ये विश्वविद्यालय के तौर पर था नहीं, है ना, लेकिन इन्होंने भ्रमण किया था। तो नालंदा का महत्व इस रूप में भी आप देख सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि विद्यार्थियों के स्तर पर कौन कौन से देश से बड़े लेवल पर बहुत ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते थे। अब थोड़ी सी हमें एक नजर ये देख लेनी चाहिए कि किन महत्वपूर्ण राजाओं के द्वारा
नालंदा विश्वविद्यालय को अलग अलग समय में संरक्षण प्रदान किया जाता रहा और उन संरक्षण के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय ने लंबे समय तक अपना अस्तित्व, अपना महत्व बनाए रखा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, जो कि एक गुप्त शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। देन आफ्टर इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जब हर्षवर्धन ने, जो कि एक महत्वपूर्ण राजा था कन्नौज में, जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी, और वर्धन पुष्यभूति वंश का यह व्यक्ति था। पुष्यभूति वंश के अंतर्गत जो ये हर्षवर्धन है, इसने नालंदा महाविहार के लिए गांवों का दान भी दिया था। गेटिंग इट? तो यहां पर इसके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हर्षवर्धन के बाद यदि हम बात करें तो देवपाल नाम का जो एक महत्वपूर्ण पाल शासक होता है बंगाल के क्षेत्र में, उस पाल शासक ने भी अपने समय में इस महाविहार के संरक्षण की कोशिश की है। यहाँ तक कि जो इंडोनेशियाई क्षेत्र में जावा के एक महत्वपूर्ण शैलेंद्र वंशीय शासक थे बालपुत्र देव, उन्होंने नालंदा में एक मठ का भी निर्माण करवाया और उन्होंने आग्रह किया देवपाल से कि आप इस मठ के विकास के लिए दान दीजिए ताकि इसका सही तरीके से भरण पोषण हो सके। यहाँ तक कि इत्सिंग ने यह भी कहा था कि नालंदा महाविहार के भरण पोषण के लिए, इसके ऑपरेशनल गतिविधियों के लिए 200 गांवों के माध्यम से जो राजस्व की आपूर्ति होती थी वो दी जाती थी। जाहिर सी बात है ना, जो यूनिवर्सिटी है इसको फंडिंग तो मिलनी चाहिए ना, है ना। अभी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा कि हाल के समय में जिस तरीके से नए कैंपस की स्थापना की गई है, इसके लिए भी विभिन्न देशों से फंडिंग की व्यवस्था की गई है। तो ये तो उसी समय की बात है। तो प्राचीन काल में जब हम लोग देखते हैं तो आजू बाजू के जो भी गांव थे, लगभग 200 ऐसे गांवों के माध्यम से राजस्व का भुगतान किया जाता था और उसके माध्यम से इस विश्वविद्यालय का जो भी परिचालन था वो संचालित किया जाता था। ठीक है जी। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। आगे हम लोग बात करें तो फिर वही जो एक बहुत ही विनाशकारी घटना घटती है वो ये है कि बख्तियार खिलजी, जो कि एक तुर्क अफगान था, उसने इस क्षेत्र पर हमला किया है और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। आग लगा दी गई पुस्तकों में और पुस्तकों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि 3 माह तक धू धू करके ये पूरा जो विश्वविद्यालय है जलता रहा। ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तक विद्वानों के द्वारा जानकारी मिलती है कि इन सब के बावजूद भी लगभग कुछ दशकों तक ये विश्वविद्यालय ने अपनी महिमा बनाए रखी। लेकिन धीरे धीरे जब बौद्ध दर्शन का महत्व भारत में थोड़ा सा घटने लगा और चूंकि यह जो विश्वविद्यालय का था ये महायान शाखा से जुड़ा हुआ था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को यहाँ पर बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, तो उसके अंतर्गत जो गतिविधियां चल रही थी, कुछ जो भ्रष्ट गतिविधियां धीरे धीरे बौद्ध धर्म में सामने आने लगी। उसके बाद अब इस विश्वविद्यालय का महत्व डिटोरिएट होने लगता है और धीरे धीरे राजाओं के द्वारा भी संरक्षण मिलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे यहाँ से लोग हटने लगे, शिक्षक भी, विद्यार्थी भी यहाँ से हटने लगे और धीरे धीरे यह जो विश्वविद्यालय है वीरान बनता चला गया और बाद में यह एक खंडहर के तौर पर परिणत हो गया। तो ये सारी स्थितियां हमें इसके संदर्भ में दिखती हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग जब आगे और बात करते हैं कि आखिर फिर से इसके बारे में कैसे जानकारियां मिलनी शुरू हुई, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 1812 ईस्वी में एक स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड का एक सर्वेक्षक थे और उन्होंने, जिनका नाम है फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, और उन्होंने 1812 ईस्वी में इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया, है ना। मैं यहां पर इनका नाम लिख देता हूं, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। और ये जो फ्रांसिस बुकानन थे ये कहां से बिलोंग करते थे? स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड कहां पर है पता है ना? ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन वाला मैप आप देखते हैं वहीं पर है स्कॉटलैंड। तो वो सर्वेयर के तौर पर, सर्वेक्षक के तौर पर भारत आए थे और उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया कि भैया ये तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गेटिंग इट? इसके बाद 1861 ईस्वी में
अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा पहली बार इसे भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि साहब ये ऐसा ऐरा गैरा चीज नहीं है, ऐरी गैरी ऐरा गैरा जगह नहीं है, बल्कि ये भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है ना। आप इस जगह को हल्के में मत ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही भारी भारी विद्वान हुए हैं, है ना। आर्यदेव हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं, शांति रक्षित और आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए हैं, शिलभद्र जैसे विद्वान हुए हैं, असंग और वसुबंधु जैसे विद्वान हुए हैं, कि नहीं। तो इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करें कि साहब ठीक है, ये सारी तो हम लोगों ने घटना देख ली कि किस तरीके से नालंदा और नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत होती है और कैसे कैसे वहाँ पर अलग अलग समय में परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। और अब जो वर्तमान की स्थिति है, वो वर्तमान की स्थिति भी हमें समझने की ज़रूरत है। वो ये कि वर्ष 2006 में पहली बार जब तत्कालीन राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति की भूमिका में थे और वो बिहार विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के लिए बिहार गए हुए थे, तो उन्होंने इसी संबोधन के दौरान में ये प्रस्ताव रखा कि साहब जो नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के तौर पर आज हम लोग देख रहे हैं, उसको क्यों नहीं फिर से रिजुवनेट करवाया जाए, उसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया जाए। और देन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के द्वारा इसको लेकर के एक बिल भी पारित किया गया था वर्ष 2007 में। लेकिन उसके बाद फिर वर्ष 2007 में ही ईस्ट एशिया समिट के अंतर्गत यानी कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है और उस शिखर सम्मेलन के माध्यम से भी नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार को लेकर के प्रस्ताव रखे जाते हैं और देन फिर इसको लेकर के गतिविधियां शुरू की जाती हैं। इसके बाद वर्ष 2010 में राज्यसभा और देन फिर लोकसभा से इस विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए जो विधेयक है वो पारित किया जाता है और उसके बाद वर्ष 2014 में यहाँ पर एक परिसर लेकर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एक राजगीर में एक जगह है जो कि नालंदा के ही आजू बाजू में है, वहाँ पर पढ़ाई शुरू की जाती है। मोटे तौर पर इसकी पढ़ाई शुरू करवा दी जाती है ना। यहाँ तक कि जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन की भी इस विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है। देन आफ्टर इसके पुनर्निर्माण को लेकर के आगे की गतिविधियां चलती हैं। यहाँ तक कि वर्ष 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में नालंदा महाविहार को शामिल किया जाता है और इसके बाद इसके पुनर्निर्माण के लिए जाने माने आर्किटेक्ट BV दोषी के नेतृत्व में जो एक ढांचा है वो ढांचा तैयार किया जाता है और देन फिर इसको फिर से बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाती है और उसके बाद वर्ष 2024 में यानी कि इसी वर्ष हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसके नए कैंपस का उद्घाटन किया जाता है और यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए फंडिंग की व्यवस्था अलग अलग स्तरों पर भी की जा रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको संकेत भी किया था कि आसियान भारत फंड के माध्यम से, बिम्स्टेक छात्रवृत्ति फंड के माध्यम से, भूटान छात्रवृत्ति फंड के माध्यम से फंडिंग की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और निश्चित तौर पर ये अपने आप में काबिल तारीफ है कि भारत ही नहीं बल्कि भारत से इतर भी, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र हो, चाहे वो चीन हो, चाहे भूटान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरियाई क्षेत्र हो, यहाँ से भी भारी संख्या में विद्यार्थी यहाँ आएंगे और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और जानकारियां मैं आपको दे दूं कि ये आप देख रहे हैं, ये तो नालंदा का वही एक तस्वीर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 2016 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 4 केंद्र की व्यवस्था की गई है जिसका नाम रखा गया है सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज। इसके अलावा सेंटर फॉर इंडो पर्सियन स्टडीज यानी कि हिंद फारसी अध्ययन के संदर्भ में भी एक केंद्र की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस स्टडीज, किसी भी स्तर पर जो संघर्ष की स्थितियां बनती है विभिन्न देशों के बीच में अलग अलग मुद्दों को लेकर के और क्या कुछ शांति के लिए कार्रवाइयां की जानी चाहिए, इन सब को लेकर के स्टडीज किया जाए, अध्ययन किया जाए, अध्यापन किया जाए ताकि
एक शांतिपूर्ण माहौल पैदा किया जा सके। तो इसके लिए भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा एक कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। तो इन 4 केंद्रों की उपस्थिति यहाँ दिखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस यहाँ मेंशन किए हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के तौर पर। ये आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शंस के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पर जो महात्मा बुद्ध के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष शिष्य माने जाते हैं शारिपुत्र, उनके बारे में भी कहा जाता है कि शारिपुत्र ने भी यहीं इसी नालंदा के क्षेत्र में जन्म लिया था और यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई थी और यहाँ पर उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की थी। तो उनके स्तूप की जो स्थिति है वो भी इसके अंतर्गत दिखती है, नालंदा के खंडहर के परिसर में दिखती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। इसके अलावा दोस्तों और जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय रहे हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत, उनके बारे में भी कुछ जानकारियां मैं आपको दे दूं ताकि यूपीएससी प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कला संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में आपको यदि जानकारी रहेगी तो निश्चित तौर पर इससे आपको आगे फायदा मिल सकता है। हालांकि ये तक्षशिला आज के भारत में नहीं है, ये आज के पाकिस्तान में है, गेटिंग इट। लेकिन चूंकि हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तो इसकी गणना करना बहुत ही अधिक जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो यह तक्षशिला है यहां पर भी विभिन्न स्तरों की पढ़ाई होती थी, जैसे कि विधि यानी कि लॉ की पढ़ाई करवाई जाती थी, सैन्य विज्ञान की पढ़ाई करवाई जाती थी, है ना, चिकित्सा की पढ़ाई करवाई जाती थी, इसके अलावा राजनीति की पढ़ाई करवाई जाती थी, है ना, इन सभी की पढ़ाई करवाई जाती थी। और तक्षशिला भी जो है ये महायान जो बौद्ध दर्शन है इसको महत्वपूर्ण तौर पर अपनाने वाला, मान्यता देने वाला, महत्व देने वाला विश्वविद्यालय माना जाता है। यहां से चाणक्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है ना, सबसे पहले तो। इनके अलावा हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य CGM मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, चूंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, और तक्षशिला ही तो चले गए थे, तक्षशिला में वो पढ़ाते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर वो तक्षशिला ही चले गए थे कि चलो मैं वहाँ पर तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर इन दोनों ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा एक जाने माने जो आयुर्वेद के विद्वान हैं, चिकित्सा जगत के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं, चरक के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। गेटिंग इट और नॉट? तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो ओदंतपुरी है, ओदंतपुरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, महाविहार के तौर पर जाना जाता है। ये नालंदा के ही पास बिहार शरीफ एक जगह है, वहीं पर जो ओदंतपुरी महाविहार था, पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने इस महाविहार की स्थापना करवाई थी। और इस ओदंतपुरी महाविहार में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दीपांकर नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक काम करते थे, मतलब वो शिक्षा देते थे बच्चों को। जाहिर सी बात है, जो शिक्षक है वो काम, शिक्षा का ही तो काम करेगा, है ना। हम जैसे शिक्षक क्या हैं, शिक्षा का ही काम करेंगे। तो जो दीपांकर हैं वो ओदंतपुरी महाविहार में शिक्षा देते थे। उसके कुछ ही समय के बाद फिर वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गोपाल के द्वारा। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक है। एक बात और आपको बता दूं कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला के बारे में ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है कि आखिर इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। कई सारे अलग अलग किंवदंतियां मिलती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि जो रामायण में भरत हैं, भरत के बेटे हैं तक्ष ने ही तक्षशिला नाम से एक नगर की स्थापना करवाई थी। बाद में एक विश्वविद्यालय के तौर पर इसका उभार होता है। लेकिन ये जरूर है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये बहुत पहले का है, लगभग 500 ईसा पूर्व पहले इसका उभार होता है, इसका इमर्जेंस होता है ना। तो कभी यदि आपसे क्रम में लगाने को पूछ दे कि भाई पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना है या पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय बना है, वहां पर सावधान रखिएगा, वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पहले हुआ है।
ठीक है जी। तो यहाँ इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा उदंतपुरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना पाल वंश के ही शासक धर्मपाल के द्वारा करवाई जाती है ना। धर्मपाल के द्वारा इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जाती है, जो आज के बिहार के भागलपुर के आसपास वाला इलाका है। ठीक है जी। इसके अलावा जो तेल्हाड़ा है, तेल्हाड़ा भी बिहार में ही, जो नालंदा जिला है, नालंदा जिला के ही आसपास में एक गांव है तेल्हाड़ा, वहां पर विश्वविद्यालय के तौर पर या फिर कहें महाविहार के तौर पर स्थापना की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर तेल्हाड़ा के संदर्भ में जानकारी मिलती है कि वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने तेल्हाड़ा महाविहार के बारे में चर्चा की है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंडिकेट भी किया है। इसके अलावा पुष्पगिरी नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाविहार के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ पर अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था। ओडिशा में ये पुष्पगिरी के बारे में पता चलता है। 3वीं से 11वीं शताब्दी तक की जो अवस्थिति है इसके संदर्भ में हमें दिखती है ना। ओडिशा में, आज के ओडिशा में, पहले के उड़ीसा में। इसके अलावा पद्मसंभव नाम से भी एक महत्वपूर्ण महाविहार की स्थापना, पद्मसंभव नाम के महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु होते हैं जिनका जन्म उड़ीसा में ही हुआ था, उन्हीं के नाम पर पद्मसंभव नामक महाविहार की स्थापना की जाती है। यहाँ पर भी अध्ययन अध्यापन का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर करवाया जाता था। इसके अलावा पाल शासनकाल में ही रामपाल नाम का एक बाद का पाल शासक होता है, उसके समय में बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में जगदाला नाम से एक महत्वपूर्ण महाविहार की स्थापना करवाई जाती है दोस्तों। और जगदाला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हीनयान शाखा जो थी बौद्ध दर्शन की, उसको महत्वपूर्ण तौर पर अपनाया गया था। ठीक है जी। तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि रामपाल के समय में बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में जगदाला नामक महत्वपूर्ण बौद्ध विहार की स्थापना की गई थी। इसके अलावा गुजरात के वल्लभी में एक महत्वपूर्ण बौद्ध जो महाविहार है या फिर कहें विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना करवाई गई थी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो वल्लभी है, यहाँ पर जो वज्रयान शाखा है बौद्ध धर्म की, इसको बहुत अधिक तरजीह दी जाती थी। ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको हल्की हल्की जानकारियां दे दी हैं, ताकि एग्जामिनेशन में कभी आपसे सवाल पूछ दीजिए कि प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति की कैसी स्थिति थी, तो आप इन सभी के माध्यम से एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं, है ना। शिक्षण पद्धति के स्तर पर भी, शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थानों के स्तर पर भी, विद्वानों के स्तर पर भी, और शिक्षा के महत्वपूर्ण विषयों के स्तर पर भी अलग अलग विषयों की शिक्षाएं दी जाती थी। खगोल शास्त्र के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, बौद्ध दर्शन के बारे में, हिंदू दर्शन के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, है ना। सैन्य विज्ञान के बारे में, आयुर्वेद के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। इन सभी की शिक्षा इन विश्वविद्यालयों में अलग अलग स्तरों पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी जाती थी। तो इससे यह प्रतीत होता है, इससे यह पुष्ट होता है, प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत की शिक्षा को कभी भी अवनत तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह निश्चित तौर पर उन्नत स्थिति में थी। और ये सभी विश्वविद्यालय, ये सभी विद्वान इस बात को पुष्ट करते हैं। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है ना। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुछ क्लिप्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी बात आए कि अच्छा, इस तरीके से खंडहर के तौर पर जो इनका अवशेष है आज विद्यमान है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी अब मैं आपको दे देना चाहूँगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और P2I बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स की शुरुआत की जा रही है। 26 जून से शाम में 6 बजे से दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और जीएस की कंप्लीट तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हिस्ट्री का जो विषय है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी तमाम जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अलग अलग विषयों की जो शिक्षाएं हैं वो यहाँ पर आपको देंगे, इस कोर्स के जरिए देंगे। साथ ही आपको इस कोर्स के अंतर्गत लाइव सेशन के अलावा मेंटरशिप की सुविधा, आंसर राइटिंग की सुविधा, पीटी और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधा, नोट्स की सुविधा, ये तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत अच्छे से लाभ मिल सकता है और क्रमिक तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इसका लाभ उठाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए।
मुझे उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उन्हें भी ये जानने का हक दीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय और भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों की कैसी स्थिति रही थी, भारत का जो प्राचीन शिक्षा का माहौल था वो कैसा रहा था, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से वायरल करें, बहुत अच्छे से शेयर करेंगे, और यदि कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही आप अपनी क्वेरी मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी यहां पर लिख देता हूं, dilip.kumar@studyiq.com @studyiq.com ये है मेरा मेल आईडी। आप इस पर अपनी क्वेरी पूछ भी सकते हैं, किसी भी इस तरह की कोई भी क्वेरी है तो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है dilip.kumar@02। आप इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की कक्षा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, और विस्तार से हम लोग बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।